আপনার কণ্ঠস্বর আপনার পছন্দ परिवर्तन न्यूज नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में नीलांबर हिंदी साहित्य सांस्कृतिक संगठन की ओर से वार्षिकोत्सव कार्यक्रम लिटेरिया 2022 परंपरा की दूसरी खोज 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उपस्थित वक्ताओं एवं गणमान्य अतिथियों द्वारा द्वीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले नीलांबर की रचनात्मक यात्रा पर एक वीडियो प्रस्तुत किया गया। उसके बाद प्रसिद्ध गायिका तापसी नागराज द्वारा काव्य संगीत की प्रस्तुति की गई, जिसमें प्रतिष्ठित बांसुरी वादक मुरलीधर नागराज ने उनका साथ दिया। इस अवसर पर नीलांबर की त्रैमासिक पत्रिका सप्तपर्णी के प्रवेशांक का लोकार्पण किया गया। पत्रिका का संपादन योगेश तिवारी ने किया है। आज के स्वागत वक्तव्य में नीलांबर के सचिव रितेश कुमार ने तकनीक और साहित्य के समन्वय के महत्व को इंगित करते हुए कहा कि आज तकनीक अधिक आसान और जनोपयोगी हो गया है। साहित्य को तकनीक के सहारे सरलता से जनता के बीच पहुंचाया जा सकता है, जिसे नीलांबर अपने सीमित संसाधनों द्वारा लगातार करता आ रहा है। नीलांबर के अध्यक्ष यतीश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि नीलांबर साहित्य सेवा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। हम सामूहिकता को प्रमुखता देते हैं, जिस ईश्वरीय क्षण को पाने के लिए सृजक लगा रहता है। नीलांबर अपने मंच के माध्यम से ऐसा क्षण बार बार आए, इसके लिए प्रयासरत रहता है। उद्घाटन सत्र में सुप्रतिष्ठित कथाकार अलका सरावगी ने अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि अगर पाठक न हो तो रचना का महत्व क्या रह जाता है। नीलांबर ऐसे आयोजन के माध्यम से रचनाकारों को पाठक देता है। बांग्ला के प्रतिष्ठित कवि प्रबल कुमार बसु ने कहा कि कलकत्ता में हिंदी नाटक की समृद्ध परंपरा रही है, जिसके शुरुआती दौर में श्यामानंद जलान, उषा गांगुली इत्यादि निर्देशकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास जो खोजी प्रवृत्ति है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति परंपरा को अपने नजरिए से देखता है। इस दिन सुप्रतिष्ठित पत्रकार सैयद मोहम्मद इरफान को संस्था की ओर से निनाद सम्मान से नवाजा गया। उन्हें संस्था के अध्यक्ष यतीश कुमार ने ये सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर वक्तव्य रखते हुए उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटी जर्नलिज्म को तोड़ना, किसी व्यक्ति को परत दर परत समझने का प्रयास मेरी पत्रकारिता का हिस्सा रहा है। उनको दिए गए प्रशस्ति पत्र का पाठ ऋतु तिवारी द्वारा किया गया। उद्घाटन सत्र का संचालन नीलांबर के संरक्षक मृत्युंजय कुमार सिंह ने किया। इस दिन सेमिनार सत्र में मूल विषय परंपरा की दूसरी खोज पर बोलते हुए प्रसिद्ध कवि एवं कथाकार प्रकाश उदय ने कहा कि पारंपरिक साहित्य में एक परंपरा दूसरे को पार कर जाती है। हम केवल आलोचना के टूल्स से ही आलोचना न करें, बल्कि हमें खेती की शब्दावली, कला की शब्दावली के जरिए आलोचना करनी चाहिए। सुपरिचित आलोचक वेदमन ने कहा कि परंपरा में बहुलता और विविधता होती है। परंपरा हमें अनायास नहीं मिलती है, उसे हमें पाना होता है। ये काम हर व्यक्ति, हर लेखक, हर विचारक अपने अपने नजरिए से करता है। आज हम अपने ज्ञान परंपरा से दूर हो गए हैं। परंपरा को लेकर ही कोई देश गतिशील होने के साथ प्रगतिशील भी होता है। परंपरा के अभाव में देश गतिशील हो सकता है, प्रगतिशील नहीं हो सकता। युवा आलोचक आशीष मिश्र ने कहा कि परंपरा कोई एक नहीं होती, परंपराएं होती है। किसी भी परंपरा के अनेक मुख होते हैं, एक बिंदु नहीं होता। जब किसी एक बीज मुख को खोजने की कोशिश की जाती है तो विडंबना हो जाती है। युवा आलोचक योगेश तिवारी ने कहा कि हमारा आग्रह परंपरा पर नहीं बल्कि खोज पर है। खोज मात्र दृष्टि होती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना खोज संभव नहीं है। नीलांबर द्वारा इस विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त पूजा साव ने विषय पर बोलते हुए कहा कि परंपरा को बदल देना अपने आप में परंपरा है। परंपरा में आधुनिकता की संभावना होती है। आलोचना सत्र का संचालन विनय मिश्र ने किया। दिन के अंत में नीलांबर द्वारा निर्मित एवं रितेश पांड्या के निर्देशन में बनी फिल्म लौट रही है बेला इक्का का प्रदर्शन किया गया, जिसे दर्शकों द्वारा भरपूर सराहना मिली। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों में शामिल है ट्विंकल रक्षिता, दीपक महेश, विशाल पांड्या, आशा पांड्या, दीपक ठाकुर, हंसराज। फिल्म प्रदर्शन के बाद फिल्म के कलाकारों का अभिनंदन किया गया। इस सत्र का संचालन शैलेश गुप्ता ने किया। पूरे दिन के लिए धन्यवाद ज्ञापन निर्मला तोदी ने किया। इस अवसर पर बहुत संख्या में अध्यापक, लेखक, विद्यार्थी एवं साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। जिसको ने कहा कि अगर तुम पिस्तौल से अतीत पर गोली चलाओगे तो भविष्य तुम पर तोप से गोले चलाएगा। ये बात अपने आप में मेरे लिए एक दिशा निर्देश था। कविता का शीर्षक है और छोटी सी कविता है। एक व्यक्ति बैठ गया था, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ। मुझे वो नहीं जानता था,
हम दोनों साथ साथ चले। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। धन्यवाद। सिंह, मैं संरक्षक हूँ नीलांबर कोट। हम लोगों ने उद्घाटन सत्र का अभी खत्म हुआ। उद्घाटन समारोह में सैयद मोहम्मद इरफान साहब को हम लोगों ने निनाद सम्मान से उनको नवाजा गया। हम लोगों ने अलका सरावगी जैसे लेखक और प्रबल बासु जैसे कवि से हम लोगों ने उन्होंने अपना वक्तव्य रखा, और उसके बाद जो तमाम चीज़ें थी, तापसी नागराज और मुरलीधर नागराज साहब ने संगीत परिवेशन किया। और इसके बाद हमारी परंपरा की दूसरी खोज जो थीम है हमारा नीलांबर साहित्योत्सव का इस बार, उस पर बातचीत अभी होगी। अभी लंच के बाद लोग आएंगे, उस पर बातचीत होगी। उसमें प्रकाश उदय जी हैं, उसमें आशीष मिश्र जी हैं, योगेश तिवारी हैं, सब बड़े मूर्धन्य लोग हैं और सब बड़े विद्वान लोग हैं। उन लोगों से हम लोग सुनेंगे। और उसके बाद के सत्र जो हैं मैंने आप लोग को ऐसे दे दिया है। एक सिनेमा है, अरुण प्रकाश जी की कहानी है, बेला एक का लौट रही है, पर एक आधारित उस कथा पर आधारित, उस कहानी पर आधारित एक फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। दोष हम नहीं देंगे। देखिए, एक कहावत है बाजार में कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप अपनी रचनाएं करते रहेंगे, अच्छी लिखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, और धीरे धीरे हम भी तो लोगों के पास नहीं जा रहे हैं। पहले लोग छोटी छोटी गोष्ठियां किया करते थे, साहित्य पढ़ा जाता था, कविताएं पढ़ी जाती थी, कहानियां पढ़ी जाती थी, नुक्कड़ नाटक होते थे। लोग नाटकों के द्वारा साहित्य को प्रचारित करते थे, प्रसारित करते थे। उसके साथ साथ अब डिजिटल टेक्नोलॉजी आने के बाद सबके हाथ में एक मोबाइल फोन आ गया है। मोबाइल फोन पर दुनिया भर की विश्व से तमाम चीजें बॉम्बार्डमेंट के बम फट रहे हैं। मिट्टी का जो रस है वो लिए चलती है, और इसीलिए नई पीढ़ी अपनी जो देख रही है, जो उनके बिंब चारों तरफ जो कुछ घटित हो रहा है, तो उसमें नए नए शब्दों की रचना भी होगी, नए नए भाव के बिंब भी बनेंगे। आपको क्या लगता है कि अंग्रेजी अब वही है जो शेक्सपियर लिखते थे? आज के तारीख में जो अंग्रेजी में साहित्य रचा जा रहा है, अंग्रेजी भाषा में, जो विश्व भर में बड़ी वैश्विक प्रधान भाषा मानी जाती है, उसकी भाषा देखिए। एक इंडोनेशियन जो लिखता है, एक भारतीय जो अंग्रेजी में लिखता है, एक फ्रेंच जो अंग्रेजी में लिखता है, जो अंग्रेज अंग्रेजी में लिखता है, ये चारों की भाषाएं अलग है। थोड़ी बहुत बदलाव थोड़ा बहुत होता रहता है। जैसे आजकल चांद के ऊपर एक अनुस्वार लगाकर भी लोग काम चला लेते हैं, तो हम उनको स्वीकार करते हैं, लेकिन उसका व्याकरण नहीं बदलता। उसको हम कोशिश करेंगे कि वो परंपराएं जो हैं वो जीवित रहें, और उन परंपराओं के बीच से वो फिर से जी नहीं सकते। इतिहास से केवल सीख सकते हैं। इतिहास से सीखना बहुत जरूरी है। इतिहास को भूलना भी नहीं चाहिए। भूलना भी, विस्मृति में चला जाए इतिहास तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इतिहास को लेकर मथते रहना। अब समझिए कि कल हुए किसी एक भाई ने हमें गाली दे दी, या किसी ने खून कर दिया, या कहीं बहुत बड़ी हिंसा हुई, तो इसका मतलब नहीं है कि उसका जवाब हमें यही ढूंढना है कि उस हिंसा का बदला कैसे, किस प्रति हिंसा से लिया जाए। क्योंकि इतिहास को हम न भूलें, लेकिन इतिहास से सीखें। इतिहास को न हम पुनर्जीवित कर सकते हैं, न इतिहास में हम जाके वापस लौट के जी सकते हैं। हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए लगातार कवि प्रबल बासु ने बहुत अच्छी बात कही कि नीलांबर जो ये पूरा का पूरा आंदोलन है, यह अपने आप में ही एक परंपरा की दूसरी खोज है। यह अपने आप में एक नया पौध है। परंपरा की दूसरी खोज का मतलब क्या है? परंपराएं तो रहेंगी, जो परंपरा हैं वो कहाँ मिट जाएंगी, लेकिन दूसरी खोज का मतलब है कि उसमें जो नए पौध, नई कोपलें जो फूट रही हैं, उनका भी वर्ण करना जरूरी है, उनको भी समझना और स्वीकारना जरूरी है। उनकी समझ हमको पैदा होनी चाहिए कि जो नई कोपलें फूट रही हैं, ये कैसे फूल देंगी, ये कैसे पुष्पित पल्लवित जैसे भी होंगे, वो क्या रूप होगा उनका, और यदि हम वो करेंगे तभी उनका नियम। मीडिया पर, विजुअल मीडिया पर भी पढ़ने का चलन बढ़ा है, तो पाठकों की संख्या बढ़ी है, और साहित्य के भी कई तरह की धाराएं हुई हैं। जैसे पॉडकास्ट पर कहानियां आ रही हैं, या हम लोगों एक कहानी किस्सा गोई का चलन चला है, जिसमें हम ही लोगों की कहानियों को एक नाटक की शैली में एकल पात्र के जरिए प्रस्तुत करते हैं। तो ये आप भले कह दें कि प्रिंट मीडिया में किताबों के पाठक कम हुए हैं, लेकिन साहित्य के पाठक बढ़े हैं, और साहित्य को प्रस्तुत करने का तरीका भी बढ़ा है।
ऑनलाइन ऑफलाइन कहा जा सकता है कि उसकी बहुत छोटी धारा है। सोशल मीडिया पर कहानियां तो उतनी ज्यादा नहीं पढ़ी जाती हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ब्लॉग हैं, बहुत सारे लोग अपना अलग अलग चैनल चला रहे हैं जो सिर्फ लिटरेचर के ही चैनल हैं। और इसके अलावा ये भी देखिए कि गंभीर किस्म के साहित्य महोत्सव भी अब होने लगे हैं। तो मैं कहना ये चाहती हूँ समरी के तौर से बढ़कर श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। द्रौपदी पीक वो कहानी है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। माउंट एवरेस्ट इसमें एक सेंटेंस है कि माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे बड़ी मर्चरी है, जहां अनगिनत शव पड़े हुए हैं और जिनको उठाने वाला या ले आने वाला कोई नहीं। एक तो हम जाते हैं घूमने पर्यटन स्थलों पर, खासतौर से माउंट एवरेस्ट पर, और वहाँ की कितना कूड़ा कचरा विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर छोड़ आते हैं। एक तो ये इसमें तथ्य रखा गया है पहली कहानी में। दूसरा ये तथ्य रखा गया है कि मनुष्य की जिजीविषा कितनी प्रबल होती है कि वो संसार की सबसे ऊंची चोटी पर पांव रखकर खड़ा होने की उसकी इच्छा है। तो इस जिजीविषा को भी इसमें रखा गया है। तमाम कहानियों में मनुष्य के मन का संघर्ष है और उसकी जिजीविषा है। गुफ्तगू नाम का प्रोग्राम देखते रहे हैं, वो ये जानते हैं कि भारतीय टेलीविज़न के इतिहास में पहली बार इतनी लंबे समय तक साप्ताहिक स्तर पर चलने वाली ये एक साक्षात्कार सीरीज है, यानी सेलिब्रिटी टॉक शो। ये अपनी तरह का भारत के टेलीविज़न में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि पिछले लगभग 11 वर्षों से निर्बाध रूप से साप्ताहिक ढंग से लंबे फॉर्मेट में 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, कई बार 3 घंटे के इंटरव्यूज, जिसमें सिर्फ 2 लोग बैठकर बातें कर रहे हैं और किसी तरह का कोई उसमें सजावट, मसाला, सनसनी या कोई एजेंडा नहीं है। तो वो भी इस बात से खुश होंगे कि इसको एक कोई किसी संस्था ने या उस संस्था से जुड़े हुए जो साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी लोग हैं, वो इसको कोई मान दे रहे हैं, इसको कोई महत्व का समझ रहे हैं। सम्मानों का जनरली यही होता है, जब आप किसी काम पर कोई सम्मान, कोई पुरस्कार देते हैं, इसका मतलब है कि आप एक व्यापक यूजर फ्रेटर्निटी को थोड़ा कंफर्म करते हैं कि ये एक ऐसा काम लोग भी देखें। तो इसी बहाने एक चर्चा इरफान है, इरफान। हाँ, जैसा कि यहाँ पर बताया, यतीश जी ने भी जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, लगभग 500 ऐसी विभूतियाँ हैं जिनके साथ ये बातचीत की गई है और उनमें से अधिकांश YouTube पर मौजूद हैं। वो साक्षात्कार परंपरा है। अगर आप उसको सचमुच पत्रकारिता के मूल्यों और उसके संकल्पों के हिसाब से देखें तो उसका एक थोड़ा विरूपित रूप अभी आपको पूरी कमर्शियल पत्रकारिता में दिखाई देगा, जबकि पत्रकारिता के तमाम बड़े घराने, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस में आपको बड़े घराने जो है वो कॉरपोरेट पूंजी द्वारा संचालित हैं। ऐसे में जो काम हमारा है, यानी कि साक्षात्कारों के माध्यम से किसी बात को सामने लाना, उसमें बहुत सा एजेंडा काम करता है। और भी मैं नेगेटिव अर्थों में कहूँगा कि जहाँ पर आप के पास कुछ पूर्व धारणाएं हैं, उसको पुष्ट करने के लिए आप कोई साक्षात्कार करते हैं, उससे अलग इस साक्षात्कार सीरीज का